हेलो नमस्कार बच्चों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे एकेडमी पर और मैं हूं रोहित कुमार। और आपने पिछली कक्षाओं में लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। उसकी आगे की जो क्रिया है वो है परागण के बारे में, और आज इसे समझेंगे और सीखेंगे। देखिए, परागण जो होता है उसमें नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, जो अलग अलग पौधों में यानी अलग अलग पौधों में या अलग अलग प्रजातियों में परागण विन्यास का मतलब होता है साइज, आकार, रूप, बनावट में अलग अलग दिखते हैं। परागण सामान्य अगुणित गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित गोलाकार होते हैं, जिनका व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जा सकता है कि परागण का व्यास कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 से 50 माइक्रोमीटर। तो ये आप ध्यान रखें। अब देखिए, ये परागण की एक स्ट्रक्चरल बनी है, जिसमें बाह्य चोल दिखाया गया है, रिक्तिका दिखाई गई है, पराग नलिका दिखाई गई है, कोशिका, और ये जनन कोशिका है, कोशिका। और ये जो दिखाया गया उभरी हुई संरचना, देखिए ये है उभरी हुई, ये भी उभरी, ये है जनन क्षेत्र। अब परागण की हम बात करते हैं। जो परागण जो है वो दो परतों से बना है, बाह्य चोल और अंतःचोल। आगे ये समझिए कि परागण जो है नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो बनावट में अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, और ये अगुणित और गोलाकार होता है, जिसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। और परागण जो है दो प्रकार की परतों से बना है, जो है बाह्य चोल और अंतःचोल। अब हम पढ़ेंगे इसको बाह्य चोल के बारे में। देखिए, बाहरी कठोर भित्ति को बाह्य चोल कहते, यानी जो बाहरी परत होती है, ये देखिए, ये जो दिखाई गई है, इसे क्या कहते हैं? बाहरी चोल। और ये कठोर होती है, जो स्पोरोपोलेन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेन की बनी होती है, जो ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप दृढ़ सदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सामने टिक सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जो स्पोरोपोलेन जो आवरण है, ये इतना कठोर है कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं, या उच्च ताप है, या अम्ल हैं, या क्षार हैं, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किसको? स्पोरोपोलेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाह्य चोल के द्वारा या जनन छिद्र होता है। जैसे कि हमने बताया कि ये चोल जो आवरण है, ये तो बहुत कठिन मजबूत है, और ये किसका बना है? स्पोरोपोलेन का बना है, जो बहुत ही मजबूत है। इसे कौन नुकसान नहीं पहुंचा सकता है? अम्ल, क्षार, उच्च ताप आदि। क्योंकि अभी तक कोई ऐसे तत्व ज्ञात नहीं है जो इसको नुकसान पहुंचा सके। आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है? जनन क्षेत्र होता है, जो कि उभरा हुआ होता है। और ये जहां पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होते हैं, वहां पर परागकण अच्छे से संरक्षित होते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर इसकी उपस्थिति, स्पोरोपोलिन की उपस्थिति जहां पर नहीं होगी, वहां पर जो परागकण है, यानी यहाँ पर परागकण अच्छे से विकसित होंगे।
यानी क्या कहा गया, यही तो कहा गया, अच्छे से संरक्षित होते हैं, यानी वो अच्छे से यहाँ पे जीवन जी सकते हैं, या इनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। अब बात आती है, एक बात तो हो गई बाहरी चोल पढ़ लिया, इसमें समझिए एक बार फिर कि बाहरी चोल जो है वो बहुत ही कठोर, कठोर कह सकते हैं, मजबूत झिल्ली का बना होता है, जिसका नाम स्पोरोपोलन है, जो कि ज्ञात अभी तक जितनी ज्ञात सामग्री हैं, कार्बनिक ज्ञात सामग्री हैं, जितनी ज्ञात सामग्री हैं वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। और ये क्या करता है, जहां पर स्पोरोपोलन नहीं होते वहां पर ये क्या करते हैं, परागण अच्छे से संरक्षित होते हैं। ये बात थी किसकी, बाह्य चोल की। अब पढ़ेंगे हम अंतः चोल के बारे में, यानी इसकी आंतरिक भित्ति के बारे में। परागण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है। अंतः भित्ति किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। ये किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। एवं पैक्टिन, सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। परागकण एक जीव द्रव्य से भरा रहता है। जीव द्रव्य को साइटोप्लाज्म में कह सकते हैं। परागकण किसमें भरे होते हैं, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं। यह मुख्यतः पैक्टो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पैक्टो सेलुलोज का बना होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें दो कोशिकाएं बनती हैं, जैसे कि कायक और जनन कोशिकाएं इसमें समाहित होती हैं। जब ये, यानी अंतःचोल की बात ये आई है कि एक तो पैक्टोसेलुलोज का बना होता है इसकी झिल्ली, और इसमें क्या होता है, कायक कोशिका और जनक कोशिका इसी में शामिल होती हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये झिल्ली जो बनी है वो सेलुलोज की बनी है, और इसमें क्या होता है, इसके जो परागण है वो साइटोप्लाज्म में भरे रहते हैं, या आप जीव द्रव्य में भरे रहते हैं। और ये जो कोशिका है पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, और उसमें कोशिकाएं कितनी होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। परागण जब एक बार झड़ते हैं, कहने का मतलब है जब परागण एक बार झड़ते हैं तो वे अपनी जीवन क्षमता खोने से पहले, यानी जब वो मरने के कगार पर हो, कौन, परागण, तो वो क्या करते हैं, वर्ताग्र पर गिरते हैं और निषेचन करते हैं, यानी मरने से पहले अपने जैसे जीवों को जन्म, या अपने जैसे पौधों को जन्म देंगे। क्या करते हैं वो, कि परागण जैसे ही झड़ते हैं पुष्पों से, वो अपनी क्षमता खोने से पहले वो क्या करते हैं, वर्ताग्र पर गिरते हैं और निषेचन करते हैं, जिससे क्या होगा, पुष्प उसकी ही जैसी पुष्पों का निर्माण होगा। आगे समझिए आप दूसरी बात, और ये इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट समझ लेना, ये आपके भविष्य में जब भी आप कंपटीशन कोई भी एग्जामिनेशन देके जाए उसमें ये आ सकती है। कृत्रिम गर्भाधान, आपने देखा होगा कृत्रिम गर्भाधान, जैसे कि जानवरों में गाय भैंस को ज्यादातर बीमारी से बचाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान पे सरकार बहुत ज्यादा प्रोत्साहन कर रही है किसानों को और डॉक्टरों को। और जैसे कि अब तो ह्यूमन में भी चलने लगा है, मनुष्यों में भी टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि आप आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में भी शुक्राणु और अंडाणुओं का फर्टिलाइजेशन करके उसे रखा जाता है, कहाँ, यूट्रस में, तब न्यू बेबी जन्म लेता है, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो ऐसे समझिए आप कि इसमें क्या है, कृत्रिम का मतलब होता है बनाया हुआ या मनुष्यों का कुछ सहयोग उसमें, ठीक है। देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के वीर्य यानी शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है, यानी ये तो बात क्लियर होगी, भंडारण किया। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन, क्या होती है, द्रव नाइट्रोजन में
-196 पर कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। यानी चाहे मनुष्य के शुक्राणु हो या परागकण हो या किसी के भी कोई अंडाणु या शुक्राणु या परागण हो, उन्हें क्या किसके द्वारा संरक्षित किया जाएगा? द्रवित नाइट्रोजन का ताप कितना होना चाहिए? 196 -196 पर उनको रखा जाएगा, जो कई वर्षों तक संभव सही तरीके से रखे जा सकते हैं। तो ये आप नोट कर लेना और इम्पोर्टेंट बात है। ये इधर हो गया। अब परागकण कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे स्त्री केसर के बारे में। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। स्त्री केसर यानी जायांग, यानी पुष्प का वो भाग, कौन सा भाग? मादा भाग। अभी जो आपने पढ़ा था वो पुष्प का कौन सा भाग पढ़ा था? नर भाग पढ़ा था। कौन सा भाग पढ़ा था? नर भाग। तो हम पुष्प के मादा भाग का अध्ययन करेंगे और देखेंगे। स्त्री केसर के बारे में पढ़िए। जायांग पुष्प के मादा जननांगों को प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके जननांगों को प्रदर्शित करते हैं। किसके? मादा जननांग। किसके? पुष्प के। और ये पुष्प में एक या एक से अधिक हो सकते हैं, यानी मादा जननांग जो हैं उसमें एक या एक से अधिक हो सकते हैं। स्त्री केसर आपस में मिलकर युक्तांडपी हो जाते हैं। यानी स्त्री केसर, जब स्त्री केसर आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? युक्तांडपी हो जाते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी इस अगली क्लास में बताया था कि वर्तिका, वर्ताग्र, अंडाशय और वर्ताग्र परागकणों के अवतरण का मंचन करती है। यानी किस पुष्प के स्त्री केसर में कितने भाग हैं? वर्तिका, वर्ताग्र, अंडाशय, वर्ताग्र, यानी ये 3 हो गए। 1 2 3। वर्ताग्र परागकणों के अवतरण का मंचन करती है। वर्तिका एक पतला सा भाग है जो अंडाशय से जुड़ा होता है और अंडाशय पुष्पासन से जुड़ा होता है। यानी कहेंगे जो अंडाशय से जुड़ा होता है, और अंडाशय किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। ये देखिए यहाँ अंडाशय किससे जुड़ा है? पुष्पासन से। वर्तिका किससे जुड़ी है? अंडाशय से। और वर्ताग्र किससे जुड़ा है? वर्तिका से। तो जुड़े होते। अंडाशय के अंदर गर्भाशयी गुहा होती है जो अंदर अपरा यानी नाड़ में स्थित होती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। अब ये बात समझिए आप कि स्त्री केसर में स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा जननांग भाग है। ये स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भागों से मिलकर। वर्तिका, वर्ताग्र और अंडाशय, ये अब आपस में जुड़े हुए होते हैं। वर्तिका एक पतला भाग है। ये क्या है? वर्तिका एक कैसा भाग है? पतला भाग है। और ये अंडाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अंडाशय से। और अंडाशय किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से। किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है। अंडाशय पुष्पासन से जुड़ा होता है। अंडाशय के अंदर गर्भाशयी, यानी यहां पर अंडाशय के अंदर गर्भाशयी गुहा होती है जो अंदर अपरा नाड़ में स्थित होती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या कैसी? 1 हो सकती है या अनेक हो सकती है। ठीक है, आपको समझ में आया? ये चित्र है, ये गुड़हल का लिया गया है। चित्र और भी था मैंने ये, और ये देखिए इसमें अगर ऐसे समझना चाहें
तो ये अंडाशय है और ये वर्ताग्र है और ये युक्तांडपी है। अब पढ़ेंगे बीजांड की संरचना के बारे में या गुरु बीजांड धानी। देखिए बीजांड की संरचना को गुरु बीजांड धानी भी कहते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये देखिए बीजांड की संरचना बताई हुई है। देखिए बीजांड एक छोटी सी संरचना है, क्या है, एक स्मॉल साइज स्ट्रक्चरल है जो बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांडन से जुड़ी होती है। ये देखो बीजांड ग्रंथ दिया गया है, इससे क्या होती है, ये जुड़ी रहती है। जो भाग बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड के अंदर अधिकांश भाग मृदूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, मृदूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। बीजांड का एक या दो आवरणों से ढका होता है, सिवाय एक छोटे रंध्र को छोड़कर चारों ओर से घेरे रहता है। यानी सिवाय इस रंध्र को छोड़े रहता है और बाकी उसे चारों ओर से घेरे रहता है। इस रंध्र को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। ये देखो दिया, ये चारों तरफ से घेरे हुए हैं और ये क्या है, बीजांड द्वार है, जिसे ही छोड़े रहता, बाकी पूरा ढका रहता, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के मध्य में एक थैली जैसी संरचना भ्रूण कोश कहते हैं। जो थैली जैसी संरचना होती है उसे भ्रूण कोश उपस्थित होती है। इसे क्या कहते हैं, मादा युग्मोद भेद भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बीजांड की संरचना है। ये कई आवरणों से घिरा होता है, सिवाय बीजांड द्वार के छोड़ने के सिवाय। और ये किससे जुड़ा होता है, बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है। भ्रूण कोश ये हैं, अंड कोशिकाएं ये हैं, और अध्यावरण ये क्या है, एक आवरण है जो किसकी संरचना को, बीजांड की संरचना को घेरे रहती है। ये समझ में आए, हमने छोटा ही कराया है क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है। जब से ये पॉलिसी T20 पॉलिसी आई है, इसके तहत बहुत छोटे क्वेश्चन कर दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये समझ ली, इसे एक बार दोबारा बताओ, मैं रिपीट करा दूं। यानी बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो बीजांड ग्रंथ द्वारा बीजांडन से जुड़ी रहती है और इसके भीतर अधिकांश मृदूतकीय कोशिकाएं होती हैं या उनके द्वारा ये बना होता है। इसके ऊपर दो आवरण से ढके होते हैं, सिवाय एक छिद्र या रंध्र के सिवाय, उसे छोड़कर, जिसे कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। इस रंध्र को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के मध्य में एक थैली जैसी रचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, ये थैली जैसी रचना दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसे मृदा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ये बीजांड हो गई, बीजांड की संरचना हो गई। अब पढ़ेंगे गुरु बीजाणु या मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश। देखिए भ्रूण, अब इसकी अध्ययन पढ़िए। भ्रूण कोश में निभाग की ओर, ये देखिए निभाग, यहां देख सकते हैं आप, निभाग यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके ऊपर निभाग की ओर तीन प्रतिरूपी, ये देखिए बनी है। प्रतिरूपी का मतलब होता है एक समान दिखने वाली। प्रतिरूपी का हिंदी शब्द है फोटोस्टेट, एक जैसा दिखने वाला। प्रतिरूपी कोशिकाएं के केंद्र में दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर तीन कोशिकाएं होती हैं।
कितनी कोशिकाएं होती हैं, यानी बीजांड द्वार यहाँ पे था, अब इसी को यहाँ बड़ा साइज करके पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? बीजांड के अंदर की संरचना जो है हम इसको पढ़ रहे हैं, जैसे कहते हैं गुरु बीजाणु। देखिए यहाँ से इसे उठाया मैंने और यहाँ बड़ा चित्र कर लिया, इसके यहाँ से ट्रांसफर करके इधर ले आए, जिसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु या मादा इग्मोद या भ्रूण कोश। भ्रूण कोश को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या कहा? भ्रूण कोश में निभाग की ओर 3 एक जैसी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एक जैसी दिखने वाली, यानी कॉपी, एक जैसी कोशिकाएं। और 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्र तथा बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। यानी उसके बीजांड द्वार की ओर कितनी कोशिकाएं होंगी? 3 कोशिकाएं। और ये इस कोशिका की 2 सहायक कोशिकाएं हैं, किसकी? इस एक कोशिका की। तो ये क्या है? 3 कोशिकाएं होती है, जिसमें एक मध्य में अंड कोशिकाएं होती है। इसे क्या कहेंगे? अंड कोशिका। अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, जैसे कि मैंने बताया 2 क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये तीनों कोशिकाएं अंड समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है एक समूह, कहलाती हैं। इसकी 3 कोशिकाओं का अंड समुच्चय कहलाती हैं। आवृत बीजांड में 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय संरचना होती हैं। यहाँ एक बात समझ लें आप, आवृत बीजी जितने भी पौधे मिलेंगे या बीजांड मिलेंगे, उनमें कितनी होगी? 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूणकोश की वृद्धि क्या करेंगी? एक जैसी जो कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी का मतलब होता है एक जैसी जो कोशिकाएं हैं भ्रूणकोश की वृद्धि व विकास के लिए भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? भोज्य पदार्थ स्रावित करती हैं। यानी प्रतिमुखी जो कोशिकाएं हैं भ्रूणकोश की वृद्धि के लिए क्या करेंगी? भोजन इकट्ठा करेंगी या उन्हें भोजन देने का कार्य करेंगे। ये देखिए, जैसे कि हमने निपात की तरफ बताया था, जैसे कि यहाँ निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं हैं। अब इन्हें केंद्रकीय, ये देखिए यहाँ पर ये केंद्रकीय हैं, इनको यहाँ बड़ा ले लिया, ध्रुवीय केंद्रक का आ गया है। और ये सहायक कोशिकाएं हैं और ये क्या है? अंड कोशिकाएं। आज के लिए इतना ही, और अब इसका आगे का भाग आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ी काम है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरा ही सिलेबस आपकी 12वीं क्लास की बायोलॉजी, आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं मुझ पर भरोसा रखिए और मैं आपके भरोसा पे खरा उतरूंगा। चलिए अब कल मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।